नमस्कार। कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और कोविड के रोजाना आंकड़े लेकर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। पिछले 24 घंटे में भारत में तकरीबन 2,60,000 नए केस दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ मृतकों की संख्या में 4,200 के करीब का इजाफा देखा गया है। ये जो आंकड़ा है 4,200 का, ये कल के आंकड़े से ज्यादा है। हालांकि जहां तक नए केसेस का सवाल है, तो जो लाल लकीर आपको बता रही है, अब कम से कम रोजाना के केसेस में जो रुझान है राष्ट्र स्तर पर, वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हम आपको बार बार बोलते रहे हैं कि इन आंकड़ों में अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन फिर भी इस रुझान को समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाएं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये केसेस आ कहां से रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से आए हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। मृतकों की संख्या में सबसे ज्यादा भागीदारी पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अब एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। ये जो आप बाईं तरफ मैप देख रहे हैं, इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल का जो रंग है वो एक जैसा है, यानी इन चारों राज्यों में से 10% की भागीदारी है रोजाना के नए केसेस की। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले जाएं, अप्रैल में जाएं, मार्च में जाएं, तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र की जो भागीदारी थी वो काफी ज्यादा थी और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की जो भागीदारी थी वो काफी कम थी। तो ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ क्यों और कैसे हुआ? तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हर राज्य की अपनी एक पीक होती है। तो जैसा कि अब आप अगली स्लाइड पर देखेंगे, महाराष्ट्र अपनी पीक पर आके नीचे आने लग गया था। जब वो नीचे आने लग गया था, तब भी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की चढ़ाई ऊपर चल रही थी। तो जहां महाराष्ट्र की भागीदारी कम होती गई, वहीं कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु की भागीदारी बढ़ती गई। और अब पिछले कुछ दिनों में जहां कर्नाटक और केरल में रोजाना ये केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, वहीं तमिलनाडु की भागीदारी अब भी बढ़ रही है। तो राष्ट्र स्तर पर जो हम आंकड़े देखते हैं, उसके नीचे अगर हम राज्य स्तर पर जाएं, तो ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक्टिव केसेस की बात करते हैं। एक्टिव केसेस में सबसे ज्यादा भागीदारी अब भी कर्नाटक की है, उसके बाद महाराष्ट्र, केरल, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इस समय भारत में कुल 30,30,000 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में इस आंकड़े में 1 लाख से ऊपर की गिरावट देखी गई है। इसमें 4,000 से ऊपर वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जितने लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमण के बाद ठीक होकर होम आइसोलेशन या अस्पताल से बाहर निकले हैं, उनकी संख्या 98,000 ज्यादा है उन लोगों से जो पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से अस्पताल या होम आइसोलेशन में भर्ती हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव और कम होता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर याद दिला दूं कि ये सब इस बात पर आधारित है कि राज्य कितनी पारदर्शिता और कितनी मुस्तैदी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जो राज्य अब मुस्तैदी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा केसेस भी आएंगे, ज्यादा एक्टिव केसेस भी देखेंगे। लेकिन फायदा इस बात का यह है कि वो राज्य संक्रमण को जल्दी पकड़कर उसको नियंत्रण में लाने की बेहतर स्थिति में होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीकाकरण का क्या हाल है। ये आंकड़ा गिरता ही जा रहा है और एक बार फिर हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने टीका नहीं लगवाया है और टीका आपके आसपास उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं और टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। तो ये थे रोजाना के आंकड़े। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों की। इस बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे बात करी थी। मैंने कहा था कि एक जो उत्तर पूर्व में राज्य है, उनका एक गुच्छा बन रहा है जहां केसेस बढ़ रहे हैं। छोटे राज्य हैं, इनके पास संसाधन भी सीमित हैं। तो हालांकि इन राज्यों में केसेस की संख्या कम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव बढ़ता रहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि स्थिति अब भी कहीं ना कहीं वैसी ही है। ज्यादातर राज्यों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, केसेस बढ़ ही रहे हैं। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि चढ़ाई अब भी चालू है। हालांकि असम, मिजोरम और सिक्किम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद ऐसी लग रही है कि ये राज्य पीक के करीब हैं। और अब आज का आखिरी सेगमेंट, आसान भाषा में। आसान भाषा में मैं रोज एक तकनीकी टर्म उठाकर उसको आसान भाषा में आपके लिए परिभाषित करता हूं। और आज हम 2 ऐसे टर्म्स की बात करेंगे जिनके बारे में हमने पिछले 1 साल में बहुत सुना है, RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्या होता है RT-PCR टेस्ट? पहले इस बारे में बात करते हैं। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ तो पूरे विश्व भर में यह बात थी
कि यदि एक टेस्ट सबसे विश्वसनीय है, सबसे कुशल है कोरोना के संक्रमण को पकड़ने के लिए, तो वो है RT-PCR टेस्ट। क्या होता है RT-PCR टेस्ट? RT-PCR टेस्ट में आपके शरीर से एक सैंपल लिया जाता है, इस सैंपल को लेबोरेटरी भेजा जाता है, वहां पर विशेषज्ञ इस सैंपल को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं और आपकी रिपोर्ट कुछ दिन में आपके पास आ जाती है। इस टेस्ट की कुशलता काफी अच्छी मानी जाती है और इसलिए पूरे विश्व में इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी सबसे बेहतरीन टेस्ट कोरोना को पकड़ने के लिए यदि कोई है तो वो RT-PCR है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया काफी लंबी है और विशेषज्ञ भी इसमें मौजूद रहते हैं, इसलिए इसका जो खर्चा है, इसकी जो कीमत है वो भी ज्यादा है बनिस्बत किसके? रैपिड एंटीजन टेस्ट के। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होते हैं? रैपिड एंटीजन टेस्ट को आप एक थर्मामीटर की तरह मान लीजिए। इसमें आप अपना सैंपल देते हैं और आपके सामने ही उस सैंपल को उस टेस्ट पर रखा जाता है और तकरीबन आधे से 1 घंटे में ये पता चल जाता है कि आपको संक्रमण है या नहीं। ये सस्ता भी होता है और इसमें विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं है। ये स्वास्थ्य प्रणाली का कोई भी कर्मचारी आपको ये टेस्ट दे सकता है। तो फिर तकलीफ क्या है? क्यों ना हम रैपिड एंटीजन टेस्ट ही करें? तकलीफ इसमें यह है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो कुशलता है वो RT-PCR से काफी कम है। कैसे कम है? रैपिड एंटीजन टेस्ट इन्फेक्शन को केवल तब पकड़ता है जब शरीर में संक्रमण का जो स्तर है अपनी चरम पर होता है और RT-PCR इससे ज्यादा संवेदनशील होता है और ज्यादा कुशल होता है, तो वो ऐसा फर्क नहीं करता। तो एक तरफ RT-PCR टेस्ट है जो महंगा है लेकिन ज्यादा कुशल है और दूसरी तरफ रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो सस्ता है, जिसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें बहुत चांस इस बात का है कि आपको संक्रमण हो फिर भी आपका नेगेटिव टेस्ट आ जाए। अब पिछले कुछ दिनों में सरकार का ये जोर रहा है और ICMR का ये जोर रहा है कि भारत में ग्रामीण इलाकों में खासकर रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाए जाएं, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य प्रणाली इतनी विकसित नहीं है कि इतने सारे RT-PCR टेस्ट किए जाएं और उनकी रिपोर्ट समय पर दी जाए। सरकार का कहना है कि इससे कुछ केसेस तो कम से कम सामने आएंगे और उनको देखकर कम से कम स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रण में लाया जाएगा। अब इस फैसले को आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। ये एक आसान फैसला नहीं है, पर इस समय सरकार का यही कहना है। तो यही था आज का शो। आशा करता हूं आपका कोविड संबंधित ज्ञान थोड़ा बढ़ा होगा। कोई ख्याल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे ट्वीट करिएगा @कार्तिकेय बत्रा पर, मैं जवाब दूंगा। अपना और अपने परिजन को ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।